सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, मस्त मजे में है और आप सबका न्यू ईयर बहुत अच्छा बीता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वापस से हम किरण प्रकाश की को इसका एक लेक्चर हम कवर कर चुके हैं। आज इसी के अंतर्गत हम कवर करने वाले हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना के लिए आवश्यक नियम। अगर ये नियम आपको बनेंगे तो इसके आगे की जो डेरिवेशन हम करते हैं, दर्पण सूत्र, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, यानी कि r बराबर f बराबर r/2, ये सारे आपको अच्छे से बनेंगे। पहले आपको इमेज फॉर्मेशन आना चाहिए कि कोई भी गोलीय दर्पण प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करता है और उसके लिए कौन कौन से नियम है। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत छोटी छोटी सी डेफिनेशन की किसको क्या बोलते हैं, कहाँ वक्रता त्रिज्या है, कहाँ फोकस दूरी है, मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ। तो आगे आज हम उसके आगे कवर करेंगे। जो अब अंदर की ओर दबा हुआ है, बाहर की तरफ पॉलिश है, ये है गोलीय दर्पण, लेकिन है बेटा कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और जो उठा हुआ है और अंदर दबे हुए भाग में पॉलिश है वो है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ये दोनों ही मिरर हैं, एक है अवतल दर्पण और एक है उत्तल दर्पण। और इससे रिलेटेड हम आज पहले हम इसका पहला नियम समझेंगे, फर्स्ट लॉ। पहला नियम बोलता है कि यदि ये है अवतल दर्पण, ये है इसका द्वारक, बीच में एक सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट को बोला जाता है बेटा ध्रुव, जिसका नाम हम देते हैं P। इसके सामने की तरफ ही एक बिंदु होता है जिसे हम कहते हैं सेंटर पॉइंट या वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र से थोड़ा सा अंदर में होता है फोकस बिंदु, जहां पर टकराने के बाद सारी किरणें मिलती हैं। अब वो कैसे मिलती हैं ये देखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर कोई प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष, ये जो लाइन दिख रही है लाल कलर से, रेड कलर से आपको, इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण इस दर्पण पर आपतित होती है सीधे सीधे, ठीक है, ये है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समानांतर यानी कि सीधे सीधे ही जब कोई प्रकाश किरण सीधे किस पर आपतित होती है? दर्पण पर आपतित होती है, तो यह प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है। ठीक है, सीधे आई और कुछ इस तरीके से फोकस से होते हुए ये गुजर गई। यानी कि अगर कोई प्रकाश किरण सीधे मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो वो फोकस से होकर जाती है। किससे? मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये है पहला नियम। होकर जाती है किसमें? अवतल दर्पण में। लेकिन उत्तल में क्या होगा? तो ठीक इसी प्रकार उत्तल में समझिए, ये बीच वाला पॉइंट जिसे हम बोल रहे हैं ध्रुव, ठीक है, इसका वक्रता केंद्र अंदर की तरफ होगा, ये है बेटा वक्रता केंद्र, और इससे थोड़ा अंदर में होता है फोकस बिंदु। अब इसमें क्या होता है, यदि कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है ना, सीधे सीधे आपतित हुई, तो ये कुछ ऐसे चली जाएगी, परावर्तित होगी और ये कुछ ऐसे चली जाएगी। ठीक है, सीधी आई और इस तरह से परिवर्तित हो गई। लेकिन अगर हम इस किरण को पीछे की ओर खींचे, सीधे सीधे ऐसे आगे की ओर बढ़ाएं, तो दर्पण के पीछे की तरफ आप देखोगे कि ये किरण फोकस बिंदु पर जाती हुई प्रतीत होती है। तो देखो, ठीक वैसा ही लॉजिक जैसा इधर था अवतल में, वैसा ही उत्तल में भी है, लेकिन थोड़ा सा चेंज। कैसा? कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर सीधे कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तो वो परावर्तित होकर ऊपर की ओर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन जब हम इस किरण को पीछे की ओर आगे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये किरण फोकस की ओर आ रही है। तो पहला नियम ये है कि जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो वो फोकस से होकर जाती है अवतल दर्पण में, और फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। समझ में आया? प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर अगर दर्पण पर आपतित होती है तो वो फोकस से होकर जाती है या फिर फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है। और ये है प्रतिबिंब रचना का पहला नियम कि इधर कहीं कोई वस्तु रखी, उससे सीधे सीधे किरण आपतित हो तो वो कहाँ से होकर जाएगी। आप समझिए दूसरा नियम, इसी डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगी दूसरा नियम, क्योंकि दूसरा इसी के जैसा है, सेम। अब दूसरे नियम में आपको क्या करना है कि इसका उल्टा कर दो। उल्टा कैसे?
तो अब प्रकाश किरण को आप फोकस से होकर आपतित करवाइए। ठीक है, अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे इधर से जा रही है, कहीं से अनंत से आ रही है और फोकस से होते हुए सीधे सीधे आपतित हुई, कहाँ आपतित हुई बेटा, दर्पण पर आपतित हुई, तो अगर फोकस से होकर आपतित होती है तो ये ठीक ऐसे चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। पहले नियम का जस्ट उल्टा, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर सीधे चली जाती है। पहले नियम का उल्टा कर दीजिए। आप इसमें भी ठीक वैसे ही करो। अगर ये फोकस की ओर आ रही है तो अपवर्तित परावर्तित होकर ये मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। ठीक है, कुछ ऐसे आपतित हो रही है फोकस की दिशा में तो परावर्तित होकर ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ठीक है, जस्ट पहले नियम का उल्टा है दूसरा नियम। दूसरा नियम बोलता है कि जब कोई प्रकाश किरण वो मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस की दिशा में आपतित होती है उत्तल दर्पण में तो ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ठीक है, अब है बेटा तीसरा नियम। तीसरा नियम थोड़ा सा इससे अलग है और बहुत आसान है। इस डायग्राम को मैं पूरा मिटा देती हूँ और इसी से आपको तीसरा नियम समझाती हूँ। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, मिरर इमेज कैसे बनती है, उस पर बेस्ड तीसरा नियम हम समझेंगे। तीसरे नियम में देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो ये बिंदु था इसको हमने बोला था मुख्य फोकस, इस वाले पॉइंट को हमने बोला था मुख्य फोकस। तीसरा नियम बोलता है कि यदि कोई प्रकाश किरण किसी भी दिशा से, इधर से हो या इधर से हो, वक्रता केंद्र की दिशा में मिरर पर आपतित होती है, कुछ ऐसे या फिर कुछ ऐसे, या फिर ये है बेटा वक्रता केंद्र, इसकी दिशा में आपतित हो रही है, कुछ ऐसे, सीधे सीधे मिलाओ, ये वक्रता केंद्र है। ठीक है, इधर से आपतित हो रही है, किसकी दिशा में, वक्रता केंद्र की दिशा में, कुछ ऐसे, यहाँ पे मैं बना दे रही हूँ, ये है मिरर का वक्रता केंद्र। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम इधर उधर हो तो मैनेज कर लेना। चलिए देखिए, अगर कोई प्रकाश किरण, अगर हम अवितल दर्पण की बात करें और ये है कौन सा नियम, थर्ड लॉ, तीसरा नियम। ठीक है, अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती, ऐसे आपतित हो या ऐसे आपतित हो, होना चाहिए किससे होकर, वक्रता केंद्र से होकर, तो ये जैसे आती है वैसे ही चली जाती है, मतलब जिस दिशा से आती है उसी दिशा में वापस चली जाती है। अगर वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होगी तो वक्रता केंद्र से होकर ही वापस चली जाएगी। ठीक इसी प्रकार उत्तल दर्पण में अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है सीधे इस दिशा में, तो टकराकर ये ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इधर से भी अगर इस दिशा में आपतित हुई तो टकराकर, मिरर से टकराकर ठीक इसी दिशा में वापस लौट जाएगी। और इस प्रकार किरणें जहां मिलेंगी, दो किरणें एक दूसरे को जहां पे भी काटेंगी, जिस बिंदु पर भी काटेंगी वहीं पर बनेगा प्रतिबिंब। फॉर एग्जाम्पल क्या, अब तो आगे आपको डेरिवेशन ही सॉल्व करना है, आपको दर्पण सूत्र निकालना है, तो वहां इन तीनों नियमों के आधार पर ही हम दर्पण सूत्र निकालेंगे, जो कि होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, दर्पण सूत्र हमें आगे निकालने हैं। खैर छोड़िए, अभी हम दर्पण सूत्र की बात नहीं करते, अभी तो हम निकालेंगे बेटा वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको समझाया है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना के निर्माण के लिए जो आवश्यक नियम है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 नियम हमने समझे हैं, तीनों को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए अब हम समझते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है अवतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। आप जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, यहाँ तक की दूरियां तो पहले समझ लीजिए। ठीक है, नहीं पता तो एक बार देख लीजिए। ये है बेटा अवतल दर्पण, इसका नाम है MPN। MPN एक अवतल दर्पण है
और P जो है वो इस दर्पण का क्या है, ध्रुव है। ठीक है, ध्रुव मतलब सेंटर पॉइंट। हम जानते हैं कि ये अवतल दर्पण जिस भी गोले का हिस्सा रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक खोखला गोला यहाँ बनाती हूँ, ये है गोला, इस गोले का अगर ये दर्पण हिस्सा है तो गोले का जो केंद्र बिंदु होगा वही होगा दर्पण का केंद्र बिंदु, और दर्पण के केंद्र को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र और दर्शाते हैं कैसे, C से। ठीक है, ये तो हो गई किसकी बात, वक्रता केंद्र की बात। एक और बात, दोनों ही दर्पण में चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल, लेफ्ट साइड की जितनी भी चिन्ह परिपाटी हम लेते हैं उन्हें हम माइनस में लेते हैं और राइट साइड की सारी चिन्ह परिपाटी को प्लस में। कैसे, तो देखिए, ये है बेटा वक्रता केंद्र और ये है ध्रुव। ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है, ध्रुव से वक्रता केंद्र मतलब P बिंदु से लेकर C बिंदु तक की दूरी, n को मैं थोड़ा सा अंदर कर देती हूँ, ये P बिंदु है, यहाँ से लेके C बिंदु तक की जो दूरी होती है वो होती है क्या, वक्रता त्रिज्या। ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और त्रिज्या को r से दर्शाते हैं, तो वक्रता त्रिज्या को भी r से ही दर्शाएंगे, लेकिन यहाँ पे होगी माइनस में। क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड की सारी चीजें काय में होती हैं, माइनस में, सारी दूरियों को हम माइनस में लेते हैं। आगे, ये तो हो गई वक्रता केंद्र की बात, फिर ये हो गई वक्रता त्रिज्या की बात। अब आगे बोला है क्या, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी हम कैसे निकालते हैं, तो मान लीजिए कोई प्रकाश किरण अनंत से इधर सामने कोई वस्तु रखी है, उससे टकराकर सीधे मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो रही है। अब भी मैंने आपको नियम बताया था, जब कोई प्रकाश किरण दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर सीधे सीधे आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरण जिस बिंदु से होकर जाती है वो बिंदु होता है बेटा क्या, फोकस बिंदु। ये कोई प्रकाश किरण है जो कि AB दिशा में आपतित हुई और BD दिशा में निर्गत हो गई, BD दिशा में निर्गत हो गई। तो जिस बिंदु से ये होकर गई है वो बिंदु है फोकस बिंदु, जिसे हम दर्शाते हैं F से। ठीक है, ये परावर्तित होके यहाँ से चली गई, परावर्तन के बाद किस बिंदु से होकर गई है, फोकस बिंदु से, और D बिंदु हमको मिल गया नीचे। क्यों, क्योंकि प्रकाश किरण का क्या हुआ है, परावर्तन। ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण। अब जब भी परावर्तन का नियम हम पढ़ते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक रेखा होती है जिसे हम बोलते हैं क्या, अभिलंब। तो हमें भी यहाँ से लंब डालना है सीधे सीधे। सी बिंदु को थोड़ा सा इधर कीजिए, थोड़ा सा और दूर, ताकि हमारा डायग्राम थोड़ा सा क्लियर बने। ठीक है, अगर सी बिंदु यहाँ है और मैं बोलूँ आपको क्या डालना है बेटा, लंब, तो देखो लंब आप सीधे सीधे डालना, कैसे, ग्रीन पेन से डालते हैं ना, यहाँ से ऐसे सी बिंदु से आप सीधे सीधे लंब डालिए, डैश 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 करके, और लंब आपको कहाँ डालना है, बिंदु बी पर, ऐसे। जहां पे भी आपकी रेखा मिलेगी ना, आप उसी बिंदु का नाम दे दोगे सी। स्केल से जब इस डायग्राम को बनाया जाता है तो ये बहुत अच्छे से बन जाता है। यहाँ पे जो बिंदु है ये है बिंदु सी। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सी बिंदु जो है वो है बेटा वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र तक की दूरी भी बढ़ा दो, ये है वक्रता केंद्र तक की दूरी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ए बी क्या है, आपतित किरण, BD क्या है, परावर्तित किरण, और CB क्या है, अभिलंब। CB क्या है, अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो होता है आपतन कोण, जिसे दर्शाते हैं I से। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण, और परावर्तन कोण को दर्शाते हैं R से, स्मॉल r। ठीक है, ABC कोण है आपतन कोण, CBF कोण है, CBF बोलो या CBD बोलो, ये दोनों ही है कौन से कोण, परावर्तन कोण, जिसे दर्शाते हैं हम R से। अब सामने देखना, एक और चीज में जो चिन्ह परिपाटी में लिखना भूल गई हूँ, P बिंदु से लेके F बिंदु तक यानी कि फोकस बिंदु तक की दूरी होती है फोकस दूरी, और फोकस दूरी को दर्शाते हैं F से, और ये भी आएगी काय में, माइनस में। चिन्ह परिपाटी में दर्पण के लेफ्ट हैंड साइड की सारी राशियां, सारे चिन्ह लिए जाते हैं माइनस में, सारी दूरियों को हम लेते हैं माइनस में, ये ऋणात्मक वैल्यू है, और उस तरफ यानी कि राइट हैंड साइड की सारी वैल्यू को लेंगे हम प्लस में।
ठीक है, तो इस चित्र को देख के आप क्या बोल सकते हो, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो। हेडिंग आपकी रहेगी बेटा अवतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। इस संबंध के लिए आपको 2 लाइनें लिखनी है। आप इतना लिखने के बाद वो लाइनें क्या है, तो संबंध आपका कुछ इस प्रकार से है कि अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है, या अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये दूरी जो है वो कितनी होती है, आधी। ठीक है, ध्यान से देखिए क्योंकि यही हमें सिद्ध करना है। दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधी होती है। और ये लाइन हमें सिद्ध करनी है। हालांकि ये लाइन आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ लेता है कि अवतल दर्पण या गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी। मतलब r का आधा निकल के आएगा क्या, f। ठीक है, r का आधा निकल के आएगा f, और ये हमें सिद्ध करके देना है। अब आप लिखेंगे थ्योरी। क्यों, क्योंकि हमें निकालना है डेरिवेशन। थ्योरी कुछ इस प्रकार रहेगी बेटा, MPN एक अवतल दर्पण है। MPN कैसा दर्पण है, ये है आपका बेटा अवतल दर्पण। सेम डेरिवेशन हम निकालेंगे उत्तल दर्पण के लिए भी, लेकिन अभी निकाल रहे हैं किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। P उसका ध्रुव है, C वक्रता केंद्र है और F है फोकस बिंदु। दर्पण पर ये है आपका क्या, मुख्य अक्ष। PC क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समानांतर AB दिशा में कोई प्रकाश किरण आपतित होती है जो कि BD दिशा में परावर्तित हो जाती है। तब जब आपतित किरण है और परावर्तित किरण है तो बीच में एक रेखा हम खींचते हैं जिसे हम बोलते हैं अविलंब। तो हमने C से लेके B तक डाला क्या, एक ट्रेसलेस वाली लाइन खींचिए, लंब। लंब डालने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे जो कोण बनेगा वो होगा आपतन कोण, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो होगा परावर्तन कोण। क्योंकि दर्पण से क्या होता है, परावर्तन, अपवर्तन नहीं होता, क्या होता है, परावर्तन। इस स्थिति में देखो कोण, कौन कौन से कोण, ए बी सी बराबर होगा परावर्तन के नियम से, सॉरी कैसे लिखेंगे हम, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम बोलता है कि आपतन कोण यानी कि कोण ए बी सी बराबर होगा परावर्तन कोण यानी कि सी बी डी। सी बी डी बोलो या सी बी एफ बोलो, एक ही बात है, कोण सी बी एफ कर देते हैं, थोड़ा सा पास में पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों कैसे होंगे, बराबर, और किससे बराबर होंगे, परावर्तन के नियम यानी कि रिफ्लेक्शन रूल से। अब एबीसी का मान हमें दिख रहा है छोटू आई। ठीक है, सी बी एफ का मान क्या है, सी बी एफ का मान क्या है, आर, और आई बराबर होगा आर, और ये किससे होगा बेटा, परावर्तन के नियम से। ये निकल के आ गया, ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ज्यादा लंबा डेरिवेशन करके कोई बात वो नहीं है। एबीसी बराबर होगा किसके, सीबीएफ के, और ये किससे होगा, परावर्तन के नियम से। अब आप फिर से सामने देखो, ए बी रेखा कुछ ऐसी है, पीसी रेखा भी कुछ ऐसी है। ये है बेटा ए बी और ये है कौन, सी पी। क्या ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने बराबर दिख रही हैं, दिख रही है। ठीक है, ए बी और पीसी कैसी है, परस्पर समानांतर। कौन, रेखा ए बी व पीसी परस्पर समानांतर हैं, परस्पर समानांतर हैं। ए बी और पीसी परस्पर समानांतर हैं। अगर ए बी और पीसी समानांतर हैं तो इनको मिलाने वाली रेखा क्या है, एक अविलंब। ये सी है ना, सी से लेके बी तक हमने क्या डाला है, अविलंब। जब आपने लंब डाला तो आप बोलोगे ए बी और पीसी कैसी है, परस्पर समानांतर। ऐसे ए बी समानांतर है क्या, पीसी। तो ये जो एंगल होगा जिसको हम बोल रहे हैं ए बी सी, और ये जो एंगल होगा जिसको हम बोलते हैं BCP, ये दोनों भी परस्पर कैसे होंगे, समांतर, जिसको हम बोलते हैं एकांतर अंतः कोण।
अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो ये दोनों कोण भी कैसे होंगे, बराबर, क्योंकि इनको मिलाने वाली रेखा एक ही है। मतलब अगर ये कोण आई है तो ये वाला कोण भी आई होगा, ये कोण आई है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, आई होगा। कौन कौन से कोण, ए बी सी बराबर होगा बी सी पी, कोण बी सी पी, ये दोनों कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों कोण भी कैसे होंगे, बराबर, क्यों, क्योंकि ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर। अब इसके आगे आप देखो, अगर ये कोण आई है तो यहाँ एक रेखा है ये। अगर मैं बोलूं दर्पण का द्वारक कैसा है, छोटा, मतलब ये वाला जो एरिया है, इतनी जो लंबाई है ये कैसी है, छोटी है, तो बी बिंदु कहां पर आ जाएगा, बी बिंदु आ जाएगा पी पर। एक मिनट, चलिए आगे देखिए, ये है समीकरण नंबर 1 और ये है आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 हमने लिया था किससे, परावर्तन के नियम से, और समीकरण 2 हमारा निकल के आया है कि ये दोनों भुजाएं अगर परस्पर समांतर हैं तो इनके जो कोण हैं, कोण ए बी सी और कोण बी सी एफ, ये भी कैसे होंगे, परस्पर समानांतर। बी सी एफ लो या बी सी पी लो, ये दोनों कोण भी कैसे होंगे, परस्पर बराबर। समीकरण 1 में देखो एबीसी बराबर कौन है, सीबीएफ। 2 में देखो एबीसी बराबर कौन है, बीसीपी। तो क्या हम इन दोनों को बराबर नहीं कर सकते, किस किस से, समीकरण इक्वेशन नंबर 1 व 2 से। इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा है कि कोण सीबीएफ बराबर है एबीसी के, जबकि 2 बोल रहा है कि बीसीपी बराबर है किसके, एबीसी के। एबीसी के बराबर में जो कोण है वो दोनों कोण एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर। जब ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हो गए, ये दोनों कोण कौन कौन से कोण, सीबीएफ, ये है सीबीएफ, बीसीपी, ये है बीसीपी। अगर आपको बीसीपी नहीं लेना तो आप सिर्फ पीएफ तक भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक, यहाँ पे बीसीएफ तक ले लीजिए, थोड़ा सा और शॉर्ट हो जाएगा ये, ताकि आप भुजाओं को भी क्या कर सको, बराबर। अब देखो त्रिभुज है एक, त्रिभुज का नाम है बीसीएफ, ये वाला, ये है बेटा बी, ये है सी और ये है एफ। इसमें आपने बोला है कि सी बी एफ यानी कि ये वाला कोण, बी सी एफ यानी कि ये वाला कोण, ये दोनों कोण परस्पर कैसे हैं, बराबर। जबकि इसका मान है आई और इसका मान है आर, आमने सामने के कोण हैं और दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। हम इसको बोल सकते हैं कौन से कोण है ये, सम्मुख कोण। आमने सामने के कोण मतलब कौन से कोण है, सम्मुख कोण। और अगर सम्मुख कोण बराबर है तो इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा, सॉरी, इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये, दोनों कोणों के आमने सामने की भुजा, यानी कि आप कोण के सामने की भुजा, इस कोण के सामने की भुजा ये और इस कोण के सामने की भुजा ये दोनों भुजाएं भी कैसी होंगी, बराबर। आई के सामने की भुजा कौन सी है, बीएफ। बीसीएफ में आर के सामने की भुजा कौन सी है, सीएफ। ये दोनों भुजाएं भी कैसी होंगी, बराबर, क्योंकि इनके आमने सामने के कोण कैसे हैं, बराबर। सम्मुख कोण बराबर हो तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। अब हम मानते हैं क्या, कि यदि इतना बड़ा दर्पण नहीं है, इसके बजाय हमारे पास छोटू सा दर्पण है, दर्पण का द्वारक कैसा हो, छोटा। यदि दर्पण का द्वारक मतलब उसका साइज, ये जो इतना लंबा आपको एम्पियन दिख रहा है ना, ये बहुत छोटा हो, द्वारक छोटा हो, ये 2 है तो ये समीकरण 3 दे देना, हो तब ये जो बी बिंदु है ये इतनी दूर ना होकर धीरे 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 धीरे, द्वारक छोटा मतलब दर्पण का साइज छोटा करेंगे तो बी बिंदु कहाँ आ जाएगा, पी पर, हो तब बी बिंदु कहाँ होगा, पी पर होगा। बी बिंदु कहाँ होगा, पी पर होगा। इस स्थिति में जो BF है वो BF ना होकर क्या बन जाएगा, PF। इस स्थिति में ऊपर जो आपको BF दिख रहा है वो BF ना होकर क्या बन जाएगा, PF बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, PF, क्योंकि ये B बिंदु यहाँ आ गया तो अभी जो BF दिखाई दे रहा था ऊपर वो क्या बन जाएगा, PF बन जाएगा।
ये आ गया बेटा समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 देखो, यहाँ बी एफ के बराबर में है सी एफ, यहाँ बी एफ के बराबर में है पी एफ। क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड को बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल। समीकरण 3 व 4 से समीकरण 3 बोल रहा है कि बी एफ के बराबर में है सी एफ, समीकरण 4 बोल रहा है कि बी एफ के बराबर में है पी एफ। और जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो आगे कुछ नहीं करना, दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ने पर, दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ने पर क्या होगा, इधर है सी एफ, साथ में जोड़ेंगे पी एफ, बराबर इधर है पी एफ, साथ में जोड़ेंगे पी एफ, ठीक है। सी एफ प्लस पी एफ, ये है बेटा सी एफ, ये है पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ टोटल मिला के क्या हो जाएगा, पी सी। क्या हो गया, सी एफ पी एफ, ये आधा हिस्सा जुड़कर क्या हो गया, पूरा हिस्सा पी सी, और पी एफ और पी एफ को जोड़ेंगे तो 2pf। अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान रख दो, कैसे, तो सामने आपको पीसी का मान दिया हुआ है और पीसी का मान दिया हुआ है माइनस आर, पीएफ का मान दिया हुआ है, पीएफ का मान दिया हुआ है बेटा माइनस एफ। किसके अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान रखने पर, चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान रखने पर पीसी का मान दिख रहा है माइनस आर, पीएफ का मान दिख रहा है 2 तो है ही है, पीएफ का मान क्या है, तो देखो ये है पीएफ, इसका मान है माइनस एफ, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 2f, माइनस आर बराबर माइनस का 2f। इसके आगे का मैं कहाँ करूँ, तो यहाँ कर सकते हैं हम, है ना। चलिए देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल, आर बराबर बचेगा क्या 2f, अगर मैं 2 का भी पक्षांतर कर दूं तो r के बटे में 2 और बराबर होगा f, या f बराबर r के बटे में 2। इसको देखकर आप बोल सकते हो कि f है बेटा फोकस दूरी, ये देखिए फोकस दूरी, r है वक्रता त्रिज्या, ये है वक्रता त्रिज्या, और जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हमारा क्वेश्चन था कि अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी यानी कि r और f में संबंध निकालना था, और दर्पण है आपका कौन सा, अवतल, ठीक है। अब जब आपको संबंध निकालने को बोला और फोकस दूरी में हमें संबंध निकालना था, मेन खेल है आपका डायग्राम का। अगर आपको डायग्राम समझ में आता है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। आपको पहले परावर्तन के नियम से दोनों कोणों को बराबर करना है, इसके बाद दोनों भुजाओं को बराबर करो, ए बी और सी पी परस्पर कैसी है, समांतर, तो ए बी और पीसी भुजा को समानांतर करेंगे तो इनके आमने सामने के जो कोण बन रहे हैं, ये कोण और ये कोण भी कैसे हो जाएंगे, बराबर, और ये बराबर हुए तो ये आमने सामने के कोण भी कैसे हो जाएंगे, बराबर, और वो होंगे समीकरण 1 और 2 से, क्योंकि एबीसी के बराबर में यहाँ सीबीएफ है और एबीसी के बराबर में यहाँ बीसीएफ है। इन दोनों एंगल को बराबर कर दो और हम देखेंगे कि ये दोनों एंगल कौन से कोण है, सम्मुख कोण, और जब सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो इनके सामने की भुजा भी कैसी हो जाती है, बराबर। आई के सामने की भुजा है बेटा बी एफ लिया हमने, और R के सामने की भुजा है CF, ये दोनों भुजाएं भी कैसी होंगी, बराबर, सम्मुख कोण बराबर तो सामने की भुजाएं भी बराबर, समीकरण 3। इसके बाद हमने माना कि दर्पण का द्वारा छोटा हो, दर्पण को छोटा कर दो तो B बिंदु यहाँ नहीं होगा, धीरे धीरे नीचे आएगा, कहाँ आ जाएगा, P पर, तो जो BF है वो बन जाएगा क्या, PF, तो BF को बना दीजिए PF। 3 और 4 में दोनों में आपने BF की वैल्यू निकाली है और दोनों वैल्यू को कर देंगे हम बराबर। अब डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए दोनों पक्षों में हम जोड़ेंगे किसको, पीएफ को। जब आपने पीएफ को जोड़ा तो सीएफ और पीएफ जुड़कर हो गए पीसी, और पीएफ और पीएफ जुड़कर हो गए 2पीएफ। इन दोनों को जोड़ के आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपने देखा कि चिन्ह परिपाटी में पीसी का मान आपको दिया हुआ है, पीएफ का मान भी आपको दिया हुआ है, जो दोनों मान आपको दिए हुए हैं ये है माइनस आर, ये है माइनस एफ, ये बन जाएगा माइनस का 2f, ये है माइनस का r, माइनस से माइनस कैंसिल,
r और 2f में जब हम 2 का पक्षांतर करेंगे, इधर इसको ट्रांसफर करो तो r के बटे में आया 2, इधर बचा f, इसको ही मैंने पलट के लिखा है f बराबर r/2। अर्थात गोलीय दर्पण की या अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहां से देख के आप क्या बोलोगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या ऊपर देखो, यहाँ पे भी आया ना कुछ, r बराबर क्या आया है बेटा 2f। इसको देखकर आप क्या बोलेंगे कि जो वक्रता त्रिज्या है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी है, लेकिन फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी है, और यही संबंध हमें निकालने को बोला था, और ये हमने सिद्ध करके दे दिया। अब इसी का उत्तल दर्पण के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी के लिए, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे आप एक साथ, आप जब दो इमेज को, क्योंकि आज ये डायग्राम आपको समझना है, अच्छे से खुद को समझाना है, एक दो बार प्रैक्टिस करना, बनना चाहिए, ये बन जाएगा तो उत्तल का सिमिलर है, बस डायग्राम हम चेंज करेंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, वही परावर्तन के नियम, वही समांतर रेखाएं, आमने सामने के कोण बराबर, कोई अलग से लॉजिक नहीं है, सेम है, बस हम डायग्राम का पैटर्न बदल देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आपको ये क्वेश्चन समझने में अगर थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई हो, अगर आपको लग रहा हो कि नहीं मैडम हम वही वही घूम रहे हैं, तो 2-3 बार रिवाइंड कर करके देख लेना, क्योंकि चीजें क्या सिमिलर मिलती जुलती होती है तो कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करती है दिमाग में, है ना। लेक्चर पसंद आया हो, समझ में आया है तो लाइक करना, शेयर करना, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए मैडम को। और अब जल्दी जल्दी हम किरण प्रकाश की को खत्म करेंगे। अब नो ब्रेक, थोड़ी सी छुट्टी हो गई थी मैडम की, अब लेकिन नो छुट्टी, है ना, क्योंकि अब एग्जाम आ गए हैं पास में, और अब आप ना तो आपके पास समय है और ना ही हमारे पास। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।